नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे बाह क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों के बारे में कि बाह क्षेत्र जो है उसकी क्या क्या बुनियादी जरूरतें हैं और क्या चीजें हैं जो बाह के निवासियों की सख्त जरूरत है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अभी बाह के अंदर वो बुनियादी सेवाएं जो मिलनी चाहिए हर नागरिक को, वो नहीं मिली है। आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राहुल परिहार सर, जो एक अच्छे शिक्षक भी हैं और शिक्षक होने के साथ साथ इन्होंने युवा शक्ति संगठन से बाह तहसील का जो मोर्चा है वो संभाल के रखा है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं और क्यों जरूरत है लोगों को संगठित होने की, जिससे कि हम अपनी जो मांगे हैं, जो वास्तविक मांगे हैं, उनको उठा सकते हैं सरकार के सामने। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा काम केवल इतना है कि हम सरकार को बता सकें कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, जिससे कि वो हमें मुहैया करा सके। हम एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि क्या क्या हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम राहुल सर से जानेंगे कि सर आपके हिसाब से क्या क्या बुनियादी जरूरतें हैं बाह क्षेत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश सर, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। जी। जैसे बाह क्षेत्र की बात करें या फिर हम किसी भी तहसील क्षेत्र की बात करें या देश लेवल की बात करें, जी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकताएं होती हैं किसी भी देश की। जी। तो जैसे अगर आप बाह क्षेत्र की बात करो, पेनाट क्षेत्र की बात करो, विशेष तौर पर क्योंकि हम लोग पेनाट से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ना तो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा है और ना यहाँ पर शिक्षा की सुविधा है। अगर आप पूरे बाह क्षेत्र को देखते हो तो शायद एक आध ही इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, जिसमें साइंस भी हो, आर्ट भी हो, ये सारी स्ट्रीम मिलती है और उसमें भी आधुनिक सुविधाएं जैसे लैब का होना, लाइब्रेरी का होना और बच्चों के लिए वाईफाई का होना, जो कि आधुनिक आवश्यकताएं हैं, वो मुझे लगता है शायद है ही नहीं। तो इससे कहीं ना कि हमारा जो क्षेत्र है वो पीछे रहेगा। अगर क्षेत्र पीछे रहेगा तो प्रदेश पीछे रहेगा, अगर प्रदेश पीछे रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी पीछे रहेगा। ये मैंने शिक्षा की बात की है। अगर यहीं पर हम स्वास्थ्य को लेकर के चलते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कोई भी एक अस्पताल नहीं है जो अच्छे लेवल की सुविधाएं प्रोवाइड कराता हो। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शायद उसे सीधा आगरा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पेनाट में ऐसी मशीनें नहीं है और ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो भाई उनका इलाज कर सके। तो ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है चीजें हैं जो होनी चाहिए किसी भी तहसील के पास। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि अगर हम बाह तहसील की बात करें तो बाह तहसील में मैं भी बहुत सारी जगहों पे घूमा, चीजों के बारे में मैंने रिसर्च किया। तो आप जो कह रहे हैं स्कूल की जो बात है, स्कूल का मुद्दा वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है वो जेन्युइनली हर सरकार को, जो भी सरकार है इस समय पे, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बाह तहसील के अंदर, इस पूरी की पूरी तहसील में आप गिनोगे तो आप के हाथ में कुल 10 उंगलियां हैं, लेकिन आप 10 सरकारी इंटर कॉलेज नहीं निकाल सकते। 10 छोड़ो, आप एक हाथ की उंगलियों को भी ऐसे करके काउंट करोगे तो सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेंगे जिनमें साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम अवेलेबल हो, जो बच्चों को एक ये बोला जाए कि उन्हें चुनने का अवसर मिले। जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा है और वो पिन्हाट में रह रहा है और वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहता है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से अभी आज की डेट में पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमर्स का एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट भी कॉलेज नहीं है जिसमें कॉमर्स हो जी। तो कॉमर्स का कोई शिक्षक ही नहीं पूरे पेनाट के अंदर। तमाम ऐसे बच्चे हैं, सिर्फ एक ही स्कूल है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता है तो उसके पास तो वास्तव में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये तो मतलब बहुत बुनियादी जरूरत है भाई। अगर आदमी इंटर तक ही नहीं पढ़ पाया, बेसिक ही शिक्षा नहीं मिल पाई उसे, तो वो आगे क्या ही कर लेगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन की तरफ जाए तो बाकी अंदर कुछ है ऐसा, जैसे अगर ये जो इंटरमीडिएट लेवल की सुविधा नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शक हैं है ना, और जो क्षेत्रवासी वो समझ सकते हैं कि भाई अगर इंटरमीडिएट के लेवल के कॉलेज हमारे पास कॉलेज नहीं है, तो अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें तो वो तो बिरला ही मिलेंगे। शायद एक आध कॉलेज हो जो मेरी जानकारी में ना हो, क्योंकि शायद डिग्री कॉलेज मुझे लगता है जो सरकार की तरफ से 1 या 2 हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि जैसे गर्ल्स की बात करें, लड़के हैं चलो आगरा से पढ़ लेंगे, है ना, जिनके पास संसाधन है, गरीब तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। गर्ल्स का क्या करें, वो तो एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं सरकार के द्वारा। अगर प्राइवेट कॉलेज की यही बात करें तो मुझे लग रहा है खुलकर के इस पर बोलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, एक ठेका लिया जाता है कभी पास कराने का, पास कराने का ठेका लिया जाता है। भाई कोई क्लासें संचालित नहीं की जाती हैं, ना शिक्षक आते हैं, ना कॉलेज के प्रबंधकों को कोई ध्यान है। बस एक एडमिशन हो गया, डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना है,
परीक्षा में भाग लेना है, ये हम साक्षरता दर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देश को किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ये गंभीर मुद्दा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये खुली हुई चीज है, कोई छिपी हुई चीज नहीं है, बच्चे भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं, मुझे लगता है प्रशासन भी इससे होना चाहिए परिचित कि ये चीजें हो रही हैं। जैसे आप ये कहना चाहते हो कि जो भी डिग्री कॉलेज हमारे बाह क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, ये सिर्फ बाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पूरे आगरा जिले मुझे की आप लगता बात है कर ये रहे हैं? जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल, यूनिवर्सिटी आगरा आगरा। से जो भी एफिलिएटेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे के सारे स्कूल मतलब कॉलेजों में बिल्कुल धांधली चल रही पूरी बिल्कुल। लागत से। चाहे आप शमशाबाद जाइए, फतेहाबाद जाइए, पेनाट क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सेम चीजें हो रही हैं। मतलब नकल जी, कराओ अभियान चल रहा है, नकल कराओ अभियान चल रहा पढ़ाओ अभियान चल ही है। नहीं रहा। बिल्कुल, पढ़ाई से कोई मतलब ही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप नहीं। कि ये जो सर ने जो बात की है, अगर आप लोग इससे अवगत हैं, आप जानते हैं इस बारे में, तो आप शांत हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं देश को खुद गड्ढे में भेज रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के चुप रहने से ज्यादा नुकसान होता है, बजाय 10 बुरे आदमी बोले ना बोले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सह रहा है असली गुनहगार वही होता है। तो जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनकी तो ये मान लो कि जिंदगी तबाह की जा रही है एक तरह से पढ़ाई के नाम पर, कि आप आओ हम आपको डिग्री बांटेंगे, डिग्री बांटो अभियान चल रहा है कि फ्री में आप डिग्री ले जाओ, आपको पढ़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। आप बीएससी की डिग्री है आपके पास, पर आपको बीएससी की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या मैथ में पहला चैप्टर कौन सा है ये आपको नहीं पता है। कोई मतलब ही नहीं बनता है, सब्जेक्ट भी शायद अच्छे से क्लियर ना हो कुछ कि कौन कौन से हम पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। तो इस पे तो बहुत सख्त काम प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन का काम है कि अगर हम नकल ही न रोक पाए तो शायद हम बुनियादी शिक्षाएं जो देने की बात करते हैं वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चा खुद ही नहीं पढ़ेगा तो हम उसे एजुकेटेड कैसे कह देंगे। इससे वास्तव में आप जो कह रहे हो साक्षरता ही बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, या फिर खुल करके चीजें कर दी जाए, जैसे अगर साक्षरता बढ़ानी है तो वही खुल करके चीजें कर दी जाए कि भाई हम लोग क्या है कि बच्चों को डिप्रेशन में नहीं लाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिग्रियां देना चाहते हैं। तो अगर वो चीजें खुल करके हो या प्रशासन का आदेश आए, अगर अभियान चलाया ही जा रहा है तो शायद खुल करके आना चाहिए। भाई आप नकल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, मॉडल ले जाइए और नकल करो। और फिर उसमें भी जैसे 3 या 4 साल का टाइम लगाने की क्या जरूरत है? जैसे मान लो 3 साल की एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, मतलब बीएससी किसी ने की तो 3 साल में कंप्लीट होगी, बीए की तो 3 साल में कंप्लीट होगी। तो बीए बीएससी का एक पूरा पैकेज निकाल देना चाहिए इन्हें तो, कि आपको हम 20,000 या 25,000 या 50,000 रुपए आपको पे करने हैं, आप तुरंत की तुरंत महीने भर के अंदर अपनी डिग्री लेके जाइए। मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, ये चीज आपको हास्य पर जरूर लग रही होगी, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि अगर डिग्री बांटने का ही काम हो रहा है तो भाई 3 साल क्यों खराब करें? बिल्कुल सही बात है सर, है ना? तुरंत कर देना चाहिए। तो इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और हमारी मांग है, खुले स्तर पर मांग है, ये चीज सर इंटर कॉलेजों में भी होती है कई जगहों पर, इंटर कॉलेजों में भी नकल, इसका मुद्दा भी हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज वाली एक वीडियो डाली उसमें ये मुद्दा उठाया भी हमने, कि जो इंटर कॉलेज हैं उनमें भी नकल चल रही है। सरकार दावा करती है कि हम नकल फ्री एग्जाम करा रहे हैं, उसके बावजूद भी नकल चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे स्कूल है नहीं, कॉलेज है नहीं, तो इसका मतलब शिक्षा है नहीं। और सारी चीजें अगर हम प्राइवेट को ही सौंप देंगे जी, तो फिर तो हमारा जो आम नागरिक है उसे परेशानी भुगतनी है। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं हम, जैसे कि सर ने अभी स्वास्थ्य की बात की, तो जैसे स्वास्थ्य स्तर पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कि क्या कर रही सरकार ऐसा जिससे कि बाकी जो जनता है, बाकी जो लोग हैं जो इतने दर्द में रह रहे हैं, इतनी पीड़ाएं सह रहे हैं, उन्हें अपनी जो बुनियादी चीजें हैं स्वास्थ्य के मामले में वो मिल पाए। जी, एक तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है भारत सरकार का जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये झाड़ू से सिर्फ एक ही दिन उठाया जाता है, 2 अक्टूबर को उठा लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। अगर इसे गंभीरता से लेना है तो कहीं ना कहीं जो देहाती क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हर क्षेत्र में, जो ग्रामीण स्तर की बात करूं मैं, वहां पर 1 या 2 कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए हर गांव के स्तर पर। तो वहां के जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। एक लाभ ये होगा। दूसरा, वहां पर सफाई रहेगी, क्योंकि सफाई से ही स्वस्थ शरीर रह सकता है। अगर गंदगी रहेगी तो निश्चित तौर पर बीमारियां फैलेंगी। तो एक तो काम ये किया जा सकता है बुनियादी स्तर पर। दूसरा, जैसे दिल्ली वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनाएं तो मोहल्ला क्लिनिक बहुत जरूरी है जी। मोहल्ला क्लिनिक हर गांव में क्या किए सकते हैं, खोले जा सकते हैं जी। तो उससे ये रहेगा कि जो भी छोटी मोटी बीमारियां, मलेरिया या मान के चलो और भी जो चीजें हैं, उनका निपटारा वहीं की वहीं किया जा सकता है। और इससे भी कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड की तरफ बढ़ेगा। सब लोग नीट की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि एक और जो एग्जाम रहेंगे छोटे लेवल पर, उनको प्रिपेयर करके और वो
ये चीजें कर सकते हैं, सरकार अगर इन चीजों को करवाती है तो मोहल्ला क्लिनिक, डिप्लोमा टाइप जो डिप्लोमा टाइप, एएनएम जीएनएम वगैरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा। जी। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा, जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं तो कम से कम एक तहसील में, जैसे हम बाकी बात कर रहे हैं, तो कम से कम एक तहसील में एक ऐसा हॉस्पिटल तो होना चाहिए जहां पर 100 बेड या 200 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि तहसील में बहुत ज्यादा वोटिंग है अपने क्षेत्र में, अगर बात करें शायद मुझे लगता है 4 लाख 4 लाख या 5-6 अधिक लाख है, 4 लाख से अधिक, 5 भी हो सकता है, 5 मुझे के एग्जैक्ट आसपास। संख्या तो नहीं पता हाँ, है। तो 5-6 लाख के आसपास हमारी वोटिंग है। तो इस तरीके से मुझे लगता है भाई ये 5-6 लाख की वोटिंग है, तो निश्चित तौर पर 200 बेड वाला एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए जहां आधुनिक मशीनें और अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि जब इमरजेंसी की पड़ती है तो भाई कोई आगरा जाता है, जब आगरा जाते हैं तो वहां पर उल्टे सीधे पैसे भी वसूले जाते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। एक देहाती क्षेत्र हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, और इसके बाद हमारा ये पूरा बाग क्षेत्र का हो गया, एक तहसील क्षेत्र का हो गया। तो यहाँ पर हम एक अच्छा हॉस्पिटल रख सकते हैं जो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराए। जैसे आपका कहना ये है कि गांव-गांव तो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक होने अगर कोई चीज उनसे ऊपर आ रही है तो ब्लॉक स्तर पे भी, जैसे पिनहाट के अंदर एक सीएचसी है, जी तो ऐसा ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनाट में, इसको और अच्छे से मेंटेन करके Maintain जहाँ पे किया एमबीबीएस डॉक्टर तक बैठे जी जो लोगों को सही दवा दे सके। अब मान लो हमें रेफर भी करना है तो अभी रेफर सीधा आगरा होता है, ये बात आपकी सही है। जी। अगर रेफर भी किया है तो रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और डिस्ट्रिक्ट अपनी इतनी बड़ी है कि उस एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से काम चल नहीं पा रहा काम है। चल नहीं पाए। जब काम नहीं चल पा रहा है वहां पे, तो भाई हमें तहसील स्तर पे जाना चाहिए। एक तहसील में एक सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें ओपीडी भी हो, ऑपरेशन थिएटर्स, जहाँ पे कोई भी गंभीर बीमारी हो रही है तो हम उनका जो इलाज है वो यहीं करा सकें। जी। कोई अति गंभीर ही हो तभी हम रेफर करें, अन्यथा छोटी मोटी चीजों को, जैसे सिर्फ बाघ, या अब बाघ जैसी कई तहसीलें हैं आगरा जिला के अंदर, 7-8 तहसीलें हैं, उन 7-8 तहसीलों में सब में अगर हॉस्पिटल होंगे इस सुविधा के साथ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी बर्डन कम होगा। बिल्कुल। और जांचें जो बीमारियां फैल रही हैं, जैसे वहां पे भी आप जाओगे, मैंने खुद देखा है कि लाइनें लगी हुई हैं। जैसे बच्चे की डिलीवरी होनी है तो डिलीवरी के लिए नंबर ही नहीं आ पा रहा है, और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो वहां तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सही है। बाहर पड़े हुए। ये हालात हैं। जी। तो इन हालातों को तभी बदला जा सकता है जब हम तहसील लेवल पे ये काम कर पाए। आप बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ। जैसे एक चीज और आपने बताई थी हमको, जब बात हो रही थी कि किसानों के लिए भी हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। जी जी जी। तो किसानों के लिए आप क्या डिमांड रख रहे हैं सरकार के सामने? जैसे किसानों के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागरूकता की कमी है एक तो, क्योंकि पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं जी, वही गेहूं, बाजरा, आलू और ये सारी चीजें जी। तो किसानों के लिए एक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जा सकता है जी, जिससे क्या रहेगा कि जो रासायनिक बीजों का लगातार और जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, तो रासायनिक खाद से क्या है कि जो फर्टिलिटी एक तो वो कम हो रही है, तो किसानों को मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई कहीं ना कहीं वो जैविक खाद का प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। जी, बिल्कुल सही है। तो जैविक खाद का अगर प्रयोग करते हैं किसान, तो एक तो हमारी फर्टिलिटी बनी रहेगी, और दूसरा किसान जो अनुसंधान केंद्र रहेगा वहां पर किसानों को गाइडेंस दी जा सकती है कि भाई केवल आप पारंपरिक फसलें ना करें, आप पपीता की फसल उगा सकते हो जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो इस प्रकार की फसलें उगा सकते हैं किसान। इसके अलावा रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो जायद का जो टाइम रहता है 2-3 महीने का, उस समय भी कहीं ना कहीं जो खेत खाली रहते हैं, पूरे खाली रहते हैं। तो किसानों को अगर गाइडेंस सही तरीके से मिलेगी तो मुझे लगता है कि उसका वो फायदा उठा पाएंगे, तो उनकी इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। क्योंकि कृषि क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 50% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। बिल्कुल। और जीडीपी में योगदान की बात करें तो मुश्किल से 10 या 12% है जी। 50% आबादी काम कर रही है और जीडीपी में योगदान 10 या 12% है, तो बहुत कम है। बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये प्रचंड बेरोजगारी है। लोगों को लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ा देने से उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। तो उत्पादन में तभी बढ़ोतरी हो सकती है जब कृषि अनुसंधान केंद्र होंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र होंगे तो लोगों को गाइडेंस मिलेगी तो चीजों को सही तरीके से सही समय पर पानी देना, सही समय पर खाद डालना, अच्छा खाद डालना। फसलों की जो बीमारी है, अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे अभी बारिश हुई थी उसकी वजह से कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। विशेष तौर पर सरसों की जो फसल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो उस पर सरकार का या नेताओं का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं। उनका ध्यान तब आता है जब कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, तो उनके वहां जाया जाता है।
लेकिन जो फसलें खराब हुई हैं उनका क्या किया जाए। बिल्कुल अगर कृषि अनुसंधान केंद्र होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ फोकस रहेगा और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं, जो किसानों की मूलभूत समस्याएं जिसे हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उन समस्याओं का समाधान लगातार होता रहेगा। और एक और चीज कि किसानों को कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी क्या है ना कि सरकारें आती हैं, किसानों को कर्ज माफ कर देती हैं और किसान उसमें खुश हो जाते हैं। ये विकलांग बजाय उसके हम रिसर्च सेंटर खोल दें अगर किसानों के लिए, कि वहां पर रिसर्च करके हम किसानों को दे रहे हैं कि ये चीजें आप उगाइए और मार्केट में उसकी डिमांड है। जब हमारी खेती या खेत जो है वो खाली रहते हैं, उस समय हम क्या उगा सकते हैं इस खेती में, जो भी हमारी यहाँ की मिट्टी है वो किस चीज के लिए उपजाऊ है, जी। तो वो चीज किसानों को पता चल जाएगी। तो भाई जो 2 3 4 महीने के खेत खाली रहते हैं उसमें भी हम फसल ले रहे होंगे। जी। नहीं तो अभी आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ के जो किसान है वो केवल 2 ही फसलें ले रहे हैं पूरे साल भर के अंदर। 2 ही फसल हो रही है, उधर बाजरा होता है, इधर गेहूं या जो तुम्हारी सरसों जी। है वो बोई जाती है, आलू बो देता है किसान। 2 3 ही फसलें हैं वही हाँ। पारंपरिक रूप से चल रही हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सब्जी वाली भी फसल होती है वो भी बहुत ही कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है वो कर रहे हैं, बाकी के शेष लोगों को जानकारी ही नहीं है कि हमें खेती करनी कैसे। जैसे अगर अनुसंधान केंद्र होगा तो वहां पे मान लो कि अगर हमें मिर्च की पौध चाहिए तो भाई पौध की जो व्यवस्था है वो सरकार कर सकती है ना, अनुसंधान केंद्र में जो लोग अलॉट होंगे वो करवा सकते हैं जिससे कि पौध रखी जाए। जी, क्योंकि वहां पे जब चीजें ही नहीं मिलेंगी लोगों को तो बोएंगे क्या। सही बात है। तो वो काम भी होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बुनियादी मांग है और मुझे लगता है कि जितनी भी मांग अभी आपने की है बेसिक है। बेसिक है। अगर ये इतना अगर किसी समाज को दे दिया जाए तो उसके बाद कुछ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सही बात। उसके बाद तो समाज खुद इतना सक्षम हो जाएगा कि उल्टा वो सरकार को दे रहा होगा कि आप अब हम जो टैक्स दे रहे हैं उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए, जी। सड़कें बनाइए। क्योंकि सड़क बाकी की और चीजें वो बाद में आती हैं, पहली चीज तो भाई यही है कि रोटी कपड़ा और मकान आदमी के पास सही हो, किसान अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, रोटी बढ़िया होगी, बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कमाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज आपकी बिल्कुल सही बात है। और एक और मैं यहाँ पे पिनहाट के पास में एक ITI कॉलेज बना हुआ है पिछले कई सालों से, अब तो उसकी बिल्डिंग भी धीरे धीरे जर्जर होने लग गई है, पर अभी तक हमने वो ITI कॉलेज शुरू होता हुआ नहीं देख पाया और शायद देख भी नहीं पाओगे क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं। मतलब बिल्डिंग बन चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, सारे पास हो गया वो ITI, पर क्या कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जो उस ITI कॉलेज को विजिट करे, उसके बारे में कुछ बात करे कि ये चचेहा में जो बना दिया है कि बिल्डिंग बनी है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही और पिनहाट के बच्चों को यहाँ पे डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा, कम से कम ITI का डिप्लोमा होगा तो कुछ न कुछ रोजगार। सही बात है। जैसे आपने सर मिट्टी की बात की अभी, तो जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें थोड़ा सा हट करके, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं लगभग। बिल्कुल। तो जैसे काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ के किसान है वो उससे जागरूक ही नहीं है क्योंकि वहाँ भी किसान अनुसंधान केंद्र नहीं है। बिल्कुल। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए एक तरीके से रामबाण है। अगर वो कपास की फसल करें, जबकि वो फसल किस चीज की करते हैं, गेहूं की, बाजरा की, ये फसलें करते हैं। अगर कपास की फसल वो करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारखाने लगाए जा सकते हैं कपड़ों के। बिल्कुल लगाया, कितना रोजगार बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। लेकिन सरकारों का ध्यान ही नहीं है कि भाई उन लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई यहाँ तो कपास की फसल कीजिए, गेहूं की फसल मत कीजिए। ये जो गेहूं 5-5 किलो बांटा जा रहा है वो मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए किसानों से खरीद करके, किसानों को भी लाभ है। यहाँ किसको गेहूं की जरूरत है? अरे यहाँ तो टेक्सटाइल हब बन जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। एक चीज पे और हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किए हैं तमाम कि बाह को जिला बनाया जाए, ऐसे कई अभियान चलाए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि बाह को जिला बनाया जाना चाहिए? जैसे जन भावनाएं, अगर जन भावनाएं तो उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए क्योंकि भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लोगों ने आंदोलन चलाया है और ये तो जन भावनाओं की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई। नेक्स्ट ये रहेगा कि भाई जो बाह क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप आगरा जिला की बात करो तो आगरा जिला क्या है कि दूर दूर तक क्या है फैला हुआ है, और ये जो पिनाट क्षेत्र है, बाह क्षेत्र है, वो काफी पीछे पड़ता है जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें एक अलग से वीडियो शूट करनी चाहिए जिसमें हम फैक्ट रख सकते हैं, लोगों के आंदोलनों को रख सकते हैं, नेताओं के बयानों को रख सकते हैं, तो डिटेल्ड वीडियो हम इसके लिए ला सकते हैं। जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि बाह को जिला बनाया जाए, इसके आप समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी 1 बजे दूरी भी है। बिल्कुल, तो इसके लिए हम जरूर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और सर का कहना है कि इनके पास तमाम ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप सब लोग जानकर जरूर खुद इस आंदोलन में कूद कर आओगे कि बाह को जिला बनाया जाना चाहिए। जैसे एक चीज और रह गई है जिस पर हमारी चर्चा नहीं हुई, वो ये है कि
जैसे बाह जो क्षेत्र है, ये तमाम ऐसे एथलीट यहाँ तक कि ओलंपिक तक लोगों को खिला चुका है। बाह क्षेत्र से आते हैं, जैसे एक अंकित शर्मा मुझे याद है, जी। और भी उसके अलावा भी कई सारे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में खेला हुआ है। जी। उसके बावजूद भी बाह के अंदर कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है सिंगल जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के गेम्स की एक्टिविटी की जा सके। जी। और हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो इतने ऊर्जावान हैं कि अगर उन्हें ये सारी फैसिलिटी अगर दे दी जाए तो वो वास्तव में ओलंपिक तक खेलेंगे और देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। बिल्कुल। जैसे बच्चे दौड़ देने जाते हैं तो दौड़ कहाँ दे रहे हैं, सड़कों पे भागते फिर रहे हैं, कोई स्टेडियम ही नहीं। जी। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मुझे लगता है जैसे ये जो हमारे खिलाड़ी हैं या जो लड़के हैं बाहर क्षेत्र के, जैसे सड़कों पर दौड़ देने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे 3 बजे, बिल्कुल। कई बार वो रेस्ट के लिए सड़कों पर ही लेट जाते हैं। जी। तो ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं कि जैसे ट्रक वाले हैं, वाहन वाले हैं, ठीक है, तो उनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हर एक क्या कहते हैं पेनाट क्षेत्र में, बास क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम बनाया जाए जी। तो कहीं ना कहीं एक तो टैलेंट निखर करके आएगा। बिल्कुल जैसे अभी आएगा। अंकित शर्मा जी का नाम लिया गया था, तो टैलेंट निखर के आएगा, लड़कों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी, ठीक है, गर्ल्स भी सेफ फील करेंगी, और इसके अलावा वहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधाएं भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि भाई टैलेंट निखर करके आएगा, जो टैलेंट कहीं ना कहीं छिप जाता है। मैंने ये देखा है कि भाई कई लड़के ऐसे मुझे देखने के लिए मिले हैं, साथ ही हैं मेरे, जो भाई अच्छे रेसर भी हैं, लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें जानकारी नहीं है, ना तो उन्हें ऊपर ले जाने वाला कोई है और ना वो उन्हें सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे के पीछे ही रह गए हैं। तो ये चीजें तो होनी चाहिए। और जैसे हमने जितनी भी चीजों की बात की है, चाहे वो कृषि अनुसंधान केंद्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे हम स्कूल हों, और या फिर हम सफाई अभियान की बात कर रहे थे, तो ये वो चीजें हैं जिन, है ना, इन चीजों को अप्लाई करना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इन्हें मतलब किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं भाई। स्कूल खोलने में सरकार को कितना टाइम लगेगा? अगर सरकार आज किसी एक स्कूल की नींव रखे तो वो स्कूल बन के ये अगले ही 6 महीने में बनके तैयार हो जाएगा और अगले सेशन से चालू भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये काम किए जा सकते हैं, और ये काम जितने भी हैं वो करने योग्य हैं। तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जितने भी नेता पॉलिटिशियन लोग हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनसे ये समर्थन चाहते हैं कि वो खुद भी इस चीजों पर, इन चीजों पर आवाज उठाएं, और जो हमारे युवा हैं उनको एक बेहतर हम समाज तब दे पाएंगे जब हम उन्हें ये बुनियादी सुविधाएं देंगे। हमारा जो बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा होके आएगा, और अगर बड़ा वो एक पढ़े लिखे समाज के अंदर होगा तो उसकी जो सोच है वो उसी तरह से होगी। जो भी हमारे क्राइम रेट्स हैं, जो बात तहसील के अंदर तमाम ऐसी धांधली चल रही है, जो भी लूट फाट हो जाती है, कभी कोई मार दिया जाता है, कहीं गोली चल जाती है, ये सारी चीजें भी फिर नहीं होंगी। क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें पता है कि हमें अब जो लड़ाई लड़नी है वो बंदूक की है ही नहीं, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं, हमारे पास पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं, हमारे पास डीएम है, हमारे पास कमिश्नर है। उन तमाम जगहों पे हम अपनी जो चीजें हैं उनको कह सकते हैं, और जो भी हमारे हक हैं उन्हें हम पा सकते हैं, और उसके लिए हमें हथियार उठाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी बाढ़ क्षेत्र के अंदर तमाम बार गोलीबारी हो जाती है। ऐसा कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस के साथ ही मुठभेड़ हो गई। वो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। तो लोगों को शिक्षित बनाने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, और लोगों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, लोगों को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए जो भी बुनियादी चीजें यहाँ पे राहुल सर ने बताई हैं वो होनी चाहिए। और मैं खुद भी अपनी तरफ से भी सरकार से डिमांड करूंगा कि जो भी ये युवा शक्ति संगठन के ये पदाधिकारी भी हैं, और अगर ये कोई आवाज उठा रहे हैं तो वो जेन्युइन मुद्दे, इनके इन चीजों पर काम होना चाहिए। हाथ जोड़ के हमारी विनती है सरकार से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, जो भी इन कामों पर को कर सकते हैं, उन्हें इन बुनियादी सेवाओं के लिए कार्य करना चाहिए और बाह को इन बुनियादी चीजों को दिलाना चाहिए। उसके लिए हम सब आपके साथ हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी सर पॉलिटिशियन इस काम को कर देगा, वो अगले 50 साल तक कोई भी चीज हारेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चुनाव नहीं हारेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस चीज का। तो ये काम करना चाहिए, जातिवाद से, धर्मवाद से हमें ऊपर उठना चाहिए, और अब हमें देश को विकसित बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम सफल और सुदृढ़ बन सके। धन्यवाद।